वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नाम से क्या पता लग रहा है आपको, क्या है ये। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कूलम्स लॉ के बारे में, यानी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस अगर हों तो वहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे आप लोगों से। उससे पहले अगर मैं बात करूं, आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहूं तो ऐसे थोड़ा स्टार्ट करता हूं मैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये है +Q1 चार्ज, ठीक है बेटा, और यहाँ एक चार्ज है -Q2। अब इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन को मैं बहुत नॉर्मल सा नाम दे देता हूँ। इन दोनों के बीच क्या है, प्रेम है। बहुत बढ़िया। इन दोनों में अट्रैक्शन है, इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं r है, तो अट्रैक्शन यानी प्रेम कितना है, प्रेम है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। क्लियर। अब हम एक यार तीसरा चार्ज ले आते हैं -Q3। ये क्या था, -Q2। अच्छा, इस -Q3 के आने से क्या होगा, क्या Q1 और Q3 के बीच में भी प्रेम हो जाएगा, यानी कि अट्रैक्शन हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। कितनी बेटा, 1/4πε0 Q1 Q3/r²। ये भी हमने कितने डिस्टेंस पे रख दिया, r² पे। अब मेरा सवाल ये है, क्या इसके आने से, यानी इन दोनों के कारण या -Q3 के आने के कारण ये जो फोर्स यहाँ लगा, क्या इसके कारण इस फोर्स पे कोई इफेक्ट आएगा? समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इन दोनों के बीच प्रेम है, अच्छा खासा प्रेम चल रहा है इनके बीच में, इनका जीवन बढ़िया चल रहा था। अचानक -Q3 आ गया, यहाँ भी प्रेम उपलब्ध हो गया, भाई प्रेम उत्पन्न हो गया। तो अब सवाल ये उठता है, क्या इसके आने से इनके जीवन पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो अगर हम नॉर्मल लाइफ की माने तो बिल्कुल प्रभाव पड़ना चाहिए, पर फिजिक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के प्रेम के फैक्टर्स क्या क्या हैं। 1/4πε0 कोई चेंज नहीं हुआ, Q1 नो चेंज, Q2 नो चेंज, R नो चेंज। तो अगर कोई चेंज नहीं आया तो इन दोनों के प्रेम पर इन दोनों के आने का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई, जब इफ़ेक्ट ना हो तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। यहाँ इफ़ेक्ट किस चीज़ पे पड़ेगा ज़रा वो समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि नेट फोर्स ऑन Q1, क्या ये चेंज हो गया? जी बिल्कुल हो गया। Q1 को पहले केवल ये अट्रैक्ट कर रहा था, अब Q1 को ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो Q1 पे दो फोर्स लगने लग गए, एक यहाँ एक यहाँ। इसको मैं कह सकता हूँ F12, यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। यहाँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। अब किसी ऑब्जेक्ट पे एक सिंगल पॉइंट पे दो दो फोर्स लगने लग जाएं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें 11th क्लास में जाना पड़ेगा, और 11th क्लास में हमने वेक्टर्स पढ़ा था। अगर कुछ लोगों ने मुझसे पढ़ा हो तो याद होगा, मैंने ऐसा कुछ एग्जांपल दिया था बेटा कि एक भैंस है, इस भैंस को एक आदमी यहाँ खींच रहा है, एक आदमी यहाँ खींच रहा है, तो भैंस कहाँ जाएगी? भैंस बहुत पढ़ी लिखी समझदार है, वो बीच का रास्ता अपनाएगी ऐसे, यानी ये होगा इनका रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला हुआ करता था, R² = A² + B² + 2AB cos थीटा। याद आया कुछ? थीटा वॉज द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस। तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी द वेक्टर सम ऑफ 1 2 and 1 3, यानी F net will be equal to वेक्टर सम ऑफ F12 + F1, और वेक्टर सम का तरीका यही वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी F net क्या होगा, √of F12² + F13² + F12 F13 cos थीटा, and theta will be the angle between
दीज टू वेक्टर्स। क्लियर है। ऐसे ही अगर यहाँ मल्टीपल चार्जेस होते, बहुत सारे चार्जेस होते, तो भी क्या होता भाई, तो भी इन सब का वेक्टर सम हो जाता। क्लियर हुई बात। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि एक Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, यहाँ Q5 है, तो नेट फोर्स ऑन Q1 क्या होगा, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस F15 वेक्टर, जितने भी हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है सभी को, या कोई डाउट है यहाँ पर? अब इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं, आपको रेगुलर क्लास जो आप ऑनलाइन ले रहे हैं उसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे कराए गए हैं। यूट्यूब पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ वो अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के बैकअप के लिए है केवल। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लोग क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। फिर भी एक दो एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर लिया मैंने, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे एक चार्ज रख लेते हैं Q1 Q2, Q1 की वैल्यू रख देते हैं बेटा 10 कूलम, Q2 5 कूलम, Q3 -5 कूलम, Q4 -10 कूलम। और हमसे कहा गया फाइंड नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। मान लो ऐसा एक क्वेश्चन कह दिया गया, तो क्या करें, या पहले और थोड़ा आसान करते हैं। मान लेते हैं हमें नेट फोर्स ऑन Q1 निकालना है। नेट फोर्स ऑन Q1, फाइंड नेट फोर्स ऑन Q1। तो क्या करेंगे भाई इसमें, अब Q1 पे हम बाकी चार्जेस का फोर्स निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उन सब का वेक्टर सम कर देंगे। क्लियर है बात। अब Q1 पे जो Q2 फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, ज़रा समझो। Q1 पॉजिटिव चार्ज है 10 कूलम का, ठीक। Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है 5 कूलम का। तो क्या Q1 को Q2 क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल? आई थिंक Q2 जो है वो Q1 को रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज हैं। और जब हमें फोर्स Q1 पे निकालना है, अच्छा कई लोग आपको बताएंगे ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें फोर्स देखना है Q1 पे, और Q1 को Q2 क्या करेगा, रिपेल। जब आप किसी को रिपेल करते हैं, धक्का मारते हैं, तो पास बुलाते हैं, दूर। अब Q2 इसको रिपेल कर रहा है तो कहाँ ले जाएगा, दूर, यानी F12 यहाँ लगेगा। क्लियर है मेरी बात। सिमिलरली ये इसको क्या कर रहा है भाई, Q3 इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। जब अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ खींचेगा, यानी यहाँ लगेगा F13। और अब बचता है Q4, Q4 विल अट्रैक्टेड, तो ये इसको कहाँ खींचेगा भाई, F14 वेक्टर, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ एक सिंगल पॉइंट पे हमारे पास 3 फोर्स दिख रहे हैं। अब हमें इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या तरीका हो सकता है इनका, इसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो F14 को रिजोल्यूट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा, एक कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा। क्लियर है सभी को ये बात। ओके, ये एंगल कितना है बेटा, 45 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ ले लूँ, थोड़ा डायग्राम छोटा हो रहा है क्या, बड़ा कर दिया जाए। या आप ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, जो कि यहाँ होगा, और फिर इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल दें। क्लियर है। और क्या कर सकते हैं, F12 और 14 का रिजल्टेंट निकालें। वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो बेटर प्रोसेस क्या होगा आपके लिए कि हम लोग F14 को रिजोल्यूट कर देते हैं, यानी एक कंपोनेंट यहाँ, एक कंपोनेंट यहाँ। यहाँ पे जो कंपोनेंट बनेगा वो बन जाएगा F14 cos 45। यहाँ एक कंपोनेंट बन जाएगा F14 sin 45। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरफ एक फोर्स लग रहा है F12, इस तरफ एक फोर्स लग रहा है F14 sin 45। तो इन दोनों का रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
इस डायरेक्शन को हम x डायरेक्शन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, x, और इसको क्या ले लेते हैं, y। तो fx विल बी, fx को ध्यान से देखो, f12 इधर लग रहा है, f14 sin 45 उधर लग रहा है, तो यानी f12 प्लस f14 sin 45 एंड fy क्या हो जाएगा, fy अगर ध्यान से देखो तो एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, वन इज f13 प्लस f14 cos 45, और इन दोनों का रिजल्टेंट यानी f क्या होगा, fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस 2fx fy cos थीटा। थीटा क्या होगा उसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी फ़िलहाल अब हम फोर्सेस भी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस यहाँ ले लेते हैं बेटा 10 मीटर, साइड स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, 10 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 10√2। पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 10√2। अब एक एक करके सारे फोर्सेस निकालते हैं और फिर इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम मुझे हटाना पड़ेगा, चार्जेस आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो डायग्राम में थोड़ा ऊपर बना देता हूँ एक छोटा सा, जिससे मुझे ध्यान रहे, आप लोग तो बना ही लें। यहाँ है 10, यहाँ है 5, यहाँ है -5 और यहाँ है 10, ठीक है। तो अब निकालते हैं फोर्स। पहले क्या निकालते हैं, क्या चाहिए हमें, fx के लिए हमें 1 2 और 1 4 चाहिए, तो पहले f12 निकालते हैं एक बार। f12 वेक्टर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/4πε0 q1 था 10, q2 है 5, तो 10 × 5/r², r इज 10, तो 9 × 10⁻9 × 50/100 मतलब 1/2, तो आप ऐसे कह सकते हैं ये आ गया 4.5 × 10⁻9 न्यूटन। ये आया है F12, यानी इन दोनों के बीच फोर्स। क्या यही सेम फोर्स इन दोनों के बीच भी होगा, यानी F13 वेक्टर भी सेम ही आएगा, सिमिलरली 4.5 × 10⁻। F14 क्या होगा, F14 में चार्जेस क्या क्या है, 10 and 10, और डिस्टेंस क्या है बेटा, 10√2। डिस्टेंस क्या है, 10√2। तो F14 इज 9 × 10⁻9, q1 10, q2 10 डिवाइडेड बाई 10√2 का स्क्वायर, तो ये भी आ गया 4.5 × 10⁻9 न्यूटन। क्लियर है सभी को यहाँ तक। F1 2 1 3 1 4 हमने सब कुछ निकाल लिया है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो fx आ जाएगा। fx ज़रा निकालते हैं यहाँ पर, fx इज इक्वल टू f12 विच इज़ 4.5 × 10⁻9 न्यूटन प्लस f14 मतलब 4.5 × 10⁻9 इंटू साइन 45 इज 1/√2। सिमिलरली Fy क्या हो जाएगा बेटा, F13 विच इज़ 4.5 × 10⁻9 प्लस F14 यानी 4.5 × 10⁻9 इंटू 1/√2। ये दोनों वैल्यूज़ मुझे जो लग रहा है सेम ही दिख रही हैं। यानी Fx और Fy दोनों क्या हैं, सेम ही हैं। कैलकुलेट करके जो भी आएगा लगभग एक जैसा ही आ जाएगा। और अब हमें रिजल्टेंट f निकालना है, तो f इज इक्वल टू √fx² प्लस fy²। अच्छा fx चलो लिख देता हूँ ऐसे ही, fx² प्लस fy² प्लस 2fx fy cos थीटा। थीटा क्या होता था, थीटा होता था एंगल बिटवीन दीज टू। fx एंड fy में एंगल क्या है, 90, तो cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो ये कंप्लीट वैल्यू हो गई ख़त्म, 0 हो गई।
ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चूंकि एफ एक्स और एफ वाई दोनों इक्वल ही हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2f(x²)। क्यों कहा ऐसा मैंने? क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई दोनों इक्वल वैल्यूज थी, तो ये बन गया f(x√2). एफ एक्स इज व्हाट? एफ एक्स इज 4.5 × 10⁻9 प्लस 4.5 × 10⁻9/√2 होल इंटू √2। तो 4.5 × 10⁻9 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आ गया बेटा? 1 + 1/√2 इंटू √2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.5 10⁻9 √2 + 1/√2 इंटू √2 से √2 क्या हो गया? कैंसिल। दिख नहीं रहा शायद आप लोगों को। तो फाइनली आंसर F जो हमारा आया दैट इज 4.5 × 10⁻9 इंटू √2 + 1। 4.5 × 10⁻9 √2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1.41 + 1, यानी 4.5 × 10⁻9 इंटू 2.41। कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली कर लेंगे, 10 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, एंड दैट विल बी द आंसर। नोट कर लें।